भारतीय महारानी नायिका देवी इतिहास के पन्नों में गायब एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया। रानी नायिका देवी का इतिहास भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नायिका देवी का नामो निशान इतिहास की किताबों से मिटा दिया। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि रानी नायिका देवी कौन थी, या रानी नायिका देवी का इतिहास, या रानी नायिका देवी की कहानी और मोहम्मद गौरी को पराजित करने की पूरी कहानी। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायिका देवी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचिंता परमांडी कंदम के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी और मौत की घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक उन्होंने गुजरात में शासन किया था। महाराजा अजयपाल सोलंकी की मृत्यु के पश्चात अहिनवाड़ा की कमान नायिका देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में बहुत छोटे थे। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नायिका देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे बेटे का नाम भीमदेव द्वितीय था। गुजरात राज्य के लिए संकट का समय था, क्योंकि कई विदेशी आक्रांताओं और दुश्मनों की नज़र इस राज्य पर थी। अजयपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात कई दुश्मन तिरछी नज़रों से इस राज्य की आमदनी और धन दौलत पर कब्जा जमाना चाहते थे। गुजरात राज्य के सामने पहला संकट तो यह था कि राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और दरबारी राजाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजनीतिक कुशलता और कूटनीतिज्ञ रानी नायिका देवी के हाथों में यह राज्य सुरक्षित रहेगा और उन्हें राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। लेकिन रानी नायिका देवी ने यह कहकर राज्य की कमान संभालने से मना कर दिया कि नियम अनुसार इस राज्य के वारिस के जिंदा रहते दूसरा कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन जब सामंत और मंत्रीगण अपनी बात पर अड़ गए तो रानी नायिका देवी ने यह कहा कि वह राज्य की कमान अपने हाथों में नहीं ले सकती, लेकिन इस राज्य के उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय की प्रतिनिधि बनकर उनको मार्गदर्शन दे सकती है। महाराजा मूलराज द्वितीय के राजा बनने के पश्चात कुछ समय तक गुजरात राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मनों ने इस राज्य को जीतने और धन दौलत लूटने के इरादे से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। गुप्तचरों के माध्यम से रानी नायिका देवी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी समय विदेशी आक्रांताओं का राज्य पर हमला हो सकता है, और इन्हीं दुश्मनों में था एक मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक तुर्की लुटेरा था जो हौसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था गुजरात राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए अहिलवाड़ा से 4 किलोमीटर दूर सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास गदार घाटा नामक घाट पर मोहम्मद गौरी ने तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी ने रानी नायिका देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाओं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत संदेश लेकर रानी नायिका देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर है। रानी नायिका देवी के इस निर्णय ने राज्य के सभी मंत्रियों एवं सामंतों को संशय में डाल दिया। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि यह उसकी एक चाल है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने का एक तरीका है।
रानी नायिका देवी ने नाडोल के राजा कनहल्ट देव चौहान के यहाँ पर राज्य की सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को भेज दिया ताकि वह वहां सुरक्षित रह सकें। रानी नायिका देवी ने नए सेनापति कुंवर राववीर को आदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों के साथ मेरे से कुछ दूरी पर रहना। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 200 वीर और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा अबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गोरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नायिका देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गोरी के सैन्य शिविर की ओर चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गोरी मन ही मन बहुत खुश था और जैसे ही उसने रानी नायिका देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद गोरी से कुछ ही दूर पर आकर रानी नायिका देवी रुक गई। जैसे ही रानी वहां पर रुकी, मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर टूट पड़े। रानी नायिका देवी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गोरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गोरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान से भाग निकला। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी इतना डर गया था कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया। इस घटना के बाद मोहम्मद गोरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा।